हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईजीके फ्री क्लास। आज हम BHIE 141 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, BHIE 141 में हम चीन का इतिहास पढ़ते हैं जिसका टाइम पीरियड है 1840 से 1978 ईस्वी के बीच में। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन हम बताएंगे ये आपके EHI 06 के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जिसमें हम पढ़ते हैं चीन और जापान का इतिहास। तो आइए देखते हैं किन किन क्वेश्चनों का चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में 3 क्वेश्चनों का चर्चा करने वाले हैं। 10 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कम से कम 250 शब्दों में इसे लिखना होगा। 3 क्वेश्चन देखिए कौन-कौन सा है। पहला है 19वीं सदी में चीन-पश्चिमी संबंधों के विकास में अफीम युद्धों के महत्व का विश्लेषण कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। कन्फ्यूशसवादी और ताओवादी पर एक टिप्पणी लिखिए, ये भी 10 नंबर का पूछा जाएगा। और चीनी बुर्जुआ वर्ग के एक सामाजिक शक्ति के रूप में उदय की चर्चा कीजिए, ये भी 10 नंबर का पूछा जाएगा। इन 3 क्वेश्चनों का चर्चा करेंगे, यानी कि 30 नंबर का आपको प्रिपरेशन इस वीडियो से हो जाएगा। यदि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको एक तरह से जो पढ़े हुए हैं तो उनका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। जो नहीं पढ़े हैं तो एक बार समझ लेने के बाद एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं तो आप इसे बना पाइएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 19वीं सदी में चीन पश्चिमी संबंधों के विकास में अफीम युद्धों के महत्व का विश्लेषण कीजिए। 10 नंबर का पूछा जाएगा और 250 शब्दों में इसे लिखना होगा। तो आइए देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, इससे पहले भी BHIE 141 का वीडियो बनाए हुए आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, अफीम युद्ध 19वीं शताब्दी के मध्य में चीन में पश्चिमी देशों की सेनाओं और किंग राजवंश के बीच दो सशस्त्र संघर्ष जिसने 1644 से 1911-12 तक चीन पर प्रशासन किया। पहला अफीम युद्ध 1839 से 42 ईस्वी चीन और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था और दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 60 जिसे चीन में तीर युद्ध या एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, चीन के खिलाफ ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा लड़ा गया था। तो दूसरा अफीम युद्ध जो है ब्रिटेन और फ्रांस ने चीन से लड़ा था और दोनों युद्ध में जो है चीन की पराजय हुई थी। प्रत्येक मामले में विदेशी शक्तियों की विजय हुई और उन्होंने चीन में वाणिज्यिक विशेषाधिकार मतलब व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त किए थे युद्ध जीत के। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, वाणिज्यिक विशेषाधिकार और कानूनी और क्षेत्रीय रियायतें प्राप्त की। संघर्षों ने असमान संधियों और किंग संप्रभुता पर अन्य घुसपैठ के युग की शुरुआत को चिन्हित किया, जिसने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में गणतंत्र चीन के पक्ष में राजवंश को कमजोर करने और अंततः कमजोर करने में मदद की। देखिए, पहला अफीम युद्ध। अफीम युद्ध से ही लगता है कि यहाँ अफीम का व्यापार किया जाता था। अंग्रेजों के द्वारा भारत में अफीम उगाया जाता था और अंग्रेज इसे चीन में बेचते थे। इसी से अफीम युद्ध और चीन के लोग इसके लत लग गए थे और वहाँ की सरकार जो थी जब देख रही थी कि ये लत लग रहा है तो इसको बंद करने की कोशिश की जा रही थी या इसके आयात पे प्रतिबंध लगाया जाता था। तो ब्रिटेन ने चीन के साथ युद्ध लड़ा और अपने अनुसार एक संधि बनाई और वाणिज्य के यानी व्यापार समझौता पे अपने आप को ऊपर रखा। ठीक है, तो देखिए, अफीम युद्ध अफीम व्यापार को दबाने के चीन के प्रयासों से उत्पन्न हुआ। विदेशी व्यापार मुख्य रूप से ब्रिटिश 18वीं शताब्दी से मुख्य रूप से भारत से चीन को अफीम का अवैध रूप से निर्यात कर रहे थे, जो हम बताएं। लेकिन यह व्यापार लगभग 1820 से नाटकीय रूप से बढ़ा। चीन में परिणामी व्यापक लत के कारण वहाँ गंभीर सामाजिक और आर्थिक व्यवधान पैदा हो गया। जो हम बताएं, चीन के लोग जो थे अफीम के जो है लत लग गए थे, तो उनको एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस टाइम से खाने का वस्तु खरीदना होता था, एक अफीम की वस्तु भी खाने के लिए खरीदना पड़ रहा था। देखिए, वंशतः 1839 में चीनी सरकार ने 20,000 से अधिक अफीम को जब्त कर लिया और नष्ट कर दिया। लगभग 1400 टन दावा दावा किया गया ब्रिटेन के द्वारा, जिसे अफीम को जब्त ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा केंटन केंटन एक बंदरगाह है चीन में, उसको चीनी लोग जो है गुआंगाजो कहा जाता था में रखा गया था। दोनों पक्षों के बीच विरोध जुलाई में बढ़ गया जब कुछ शराबी ब्रिटिश नाविकों ने एक चीनी ग्रामीण की हत्या कर दी और ब्रिटिश सरकार जो नहीं चाहती थी कि उसकी प्रजा पर चीनी कानूनी प्रणाली में मुकदमा चलाया जाए, उसने आरोपी पुरुषों को चीनी अदालतों में बदलने से इनकार कर दिया। तो पहला अफीम युद्ध का आप देख लिए। आइए दूसरा अफीम युद्ध देखते हैं।
देखिए दूसरा अफीम युद्ध 1850 के दशक के मध्य में, जबकि किंग सरकार ताइपिंग विद्रोह 1850 से 64 ईस्वी के बीच में चल रहा था, को दबाने की कोशिश कर रही थी किंग सरकार। तो वहीं पे जो है दूसरा अफीम युद्ध जो हुआ था 1856 से 60 में, तो एक तरह से एक उलझी हुई युद्ध के समान वह दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो देखिए दबाने की कोशिश में उलझी हुई थी। तो अंग्रेजों ने चीन में अपने व्यापारिक अधिकारों का विस्तार करने की मांग करते हुए शत्रुता को नवीनीकृत करने का एक बहाना ढूंढ लिया। अक्टूबर 1856 की शुरुआत में कुछ चीनी अधिकारी ब्रिटिश पंजीकृत जहाज एरो पर सवार हुए, जबकि इसे कैंटन में डॉक किया गया था। कई चीनी चालक दल के सदस्यों, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया था, जो यह जहाज लेके गया था, को गिरफ्तार कर लिया और कथित तौर पर ब्रिटिश ध्वज को नीचे कर दिया। उस महीने बाद में एक ब्रिटिश युद्धपोत ने पर्ल नदी के मुहाने पर चढ़ाई की और कैंटन पर बमबारी शुरू कर दी। ब्रिटेन ने कैंटन पर बमबारी शुरू कर दी और ब्रिटिश और चीनी सैनिकों के बीच झड़पें हुई। गतिरोध के चलते कारोबार बंद हो गया। दिसंबर में चीनी कैंटन में विदेशी कारखानों ने व्यापारिक गोदामों को जला दिया और तनाव और बढ़ गया था। ठीक है, तो देख लिए चीन में यानी पश्चिमी सभ्यता से किस तरह से चीन प्रभावित हुआ था। तो आइए फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, कन्फ्यूशसवादी और ताओवादी पर एक टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा और 250 शब्दों में लिखना होगा। देखिए इसको इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा। ये क्वेश्चन, कन्फ्यूशसवादी और ताओवादी पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए कन्फ्यूशसवाद और ताओवाद दोनों प्राचीन चीनी जीवन शैली है। कन्फ्यूशसवाद ईश्वर के विश्वास पर मानव आचरण पर जोर देता है। कन्फ्यूशसवाद भी किसी देवता की वीणा नहीं बजाता, और जब लोगों ने कन्फ्यूशस को भगवान का दर्जा देने की कोशिश की तो उसने विनम्रता से उन्हें फटकार लगाई। कन्फ्यूशसवाद नैतिकता पर जोर देता है। मतभेदों की बात करें तो कन्फ्यूशसवाद अनुष्ठानों पर केंद्रित है, जबकि ताओवाद प्रकृति पर जोर देता है। इसके ठीक विपरीत कन्फ्यूशसवाद जीवन के एक तरीके के रूप में अनुष्ठानों का प्रस्ताव करता है। कन्फ्यूशस का मानना था कि अनुष्ठान जीवन में अवस्था लाते हैं और नैतिक मानकों को केवल अनुष्ठानों के पालन से ही बनाए रखा जा सकता है, और अगर लगातार पालन किया जाता है तो यह व्यक्ति की आंतरिक प्रकृति बन जाते हैं। हालांकि उन्हें केवल करने के लिए करने से वांछित परिणाम नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए चीन में ताओवाद को जीवन के दूसरे तरीके के रूप में देखा जाता है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि ताओवाद शब्द ताओ शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है रास्ता या जीवन शक्ति, जो ब्रह्मांड में जीवित प्राणियों के मार्गदर्शन करती है। इसलिए ताओवाद का अंतिम उद्देश्य उस रास्ते की प्राप्ति है जो ब्रह्मांड के चरण तक पहुंचता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए ताओवाद प्रकृति पर आधारित है और जीवन से निपटने की प्रकृति तरीकों पर जोर देता है। ताओवाद के संस्थापक लाओ तुजू का विचार था कि एक व्यक्ति आंतरिक शांति और सद्भाव प्राप्त करने का एकमात्र तरीका अपनी आंतरिक आत्मा के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। उन्होंने सोचा कि पुरुषों के लिए प्रकृति के बारे में और उन लोगों के बारे में जानना और सीखना संभव है जो उनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। इसका मतलब यह है कि यह सरकार या कानून नहीं है जो महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रकृति व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण और मार्गदर्शन शक्ति है। तो दूसरा क्वेश्चन देख लिए, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए चीनी बुर्जुआ वर्ग के एक सामाजिक शक्ति के रूप में उदय की चर्चा कीजिए। तो देखिए बुर्जुआ वर्ग क्या होता है कि जिनके पास ज़्यादा धन है। कोई भी देश में बुर्जुआ वर्ग होता है, तो जिन जिन देशों में ज़्यादा धन होता है कुछ लोगों के पास, तो उन्हीं को बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। बुर्जुआ वर्ग आप कोई भी इन्वेस्टर को कह सकते हैं, किसी देश में इन्वेस्ट कर रहा है, या उसी देश के नागरिक को भी कह सकते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है, उद्योग के क्षेत्र में वो पैसा लगा रहा है। तो वही पूछा जा रहा है, चीनी बुर्जुआ वर्ग के एक सामाजिक शक्ति के रूप में उदय की चर्चा कीजिए। आइए इसको देखते हैं। ये भी आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाएगा और 250 शब्दों में से लिखना होगा। तो आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए चीनी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में जापानी और पश्चिमी प्रभाव ध्यान देने योग्य था। सामान्य तौर पर अधिकांश चीनी अर्थव्यवस्था विदेशियों की पहुंच से बाहर रही। विश्वसनीय आकलनों के अनुसार 1914 में चीन में विदेशी पूंजी निवेश 16 लाख 100 लाख डॉलर था। मतलब कि 16 लाख के आसपास जो है 16 लाख डॉलर था निवेश, जबकि 1902 में यह 7,330 लाख डॉलर था। 1914 में चीन की देखिए 16,100 लाख जो है डॉलर था 1914 में। वहीं पे 1902 में जो है ये निवेश 7,330 लाख डॉलर था।
1914 में चीन की आबादी को 43 करोड़ रखा जाए तो प्रति व्यक्ति यह राशि लगभग 3.75 अमेरिकी डॉलर आती है। तो कुछ ज़्यादा निवेश नहीं था चीन में। देखिए, उसी काल में दूसरे उपनिवेशों में जो विदेशी पूंजी निवेश था, उसकी तुलना में यह बहुत ही कम था। 1930 के दशक में भी चीन में निजी विदेशी पूंजी निवेश उसके कुल राष्ट्रीय उत्पाद का 1% भी नहीं था। बाद के वर्षों में विदेशी पूंजी निवेश बढ़ा। इसका एक कारण कीमतों का बढ़ना था और यह कारण यह था कि विदेशियों ने अपने मुनाफे को फिर से चीन में ही लगा दिया। जो भी मुनाफा हुआ कंपनी के थ्रू, और वह मुनाफा जो है चीन में ही लगा दिया। बार-बार इस तरह निवेश और पुनर्निवेश करने का ही परिणाम था कि एक छोटी-सी एजेंसी के रूप में शुरुआत करने वाली जार्डिन माथेसन, ये सब कंपनी है, याद रखिएगा, जार्डिन माथेसन एवं कंपनी ने एक शताब्दी के अरसे में अपने आप को चीन की सबसे बड़ी विदेशी कंपनी बना लिया, जिसकी पूंजी कई संधि बंदरगाहों में कई उद्योगों और वित्तीय हितों में लगी हुई थी। तो देख लिए तीनों प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। हम वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि इन क्वेश्चनों का आप लोग का रिवीजन हो जाए, ताकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसे लिख पाइएगा। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।